Hello, students, and welcome to Green Plus Institute of Paramedical Sciences. I am Dr. Maninder Kaur, and आज हम बात करेंगे about occupational therapy for various disease states. As I have told you, ये हमारा second lecture है occupational therapy पे. जो previous lecture था, that was on an introduction and how occupational therapy and physiotherapy are related and different. And also about a couple of advantages क्या होते हैं occupational therapy के, क्या goals होते हैं, क्या classification होती है. So in case you haven't heard the lecture, please go back and first listen to that and then come to this one, right? तो इस लेक्चर में हम क्या समझेंगे? इस लेक्चर में अभी हम समझेंगे क्या क्या कैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्प करेगी, एग्जैक्टली हम क्या करेंगे उसमें, वन. दूसरा, के अलग अलग डिजीज स्टेट्स में वो कैसे यू हैव टू मोल्ड इट टू यूज इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट, राइट? तो पहली चीज जो मैंने बोला था कि हाउ डज ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्प. तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्प्स इन वैरायटी ऑफ वेज. ओके, बहुत सारी चीजें हैं जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी करती है इंडिविजुअल के लिए. तो फर्स्ट थिंग दैट वी आर टॉकिंग ऑफ इज दैट इट बिल्ड्स अ स्ट्रक्चर्ड रूटीन. एक एस्टेब्लिश करता है एक रूटीन को, डेली कह लो, वीकली कह लो. तो एक वो रूटीन बनाता है पेशेंट का, जिससे इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड पर्पस. उसे पता होता है कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे मुझे ये काम करना है, इतने टाइम में ये टास्क खत्म करना है, फिर मुझे ये टास्क करना है, फिर मुझे ये करना है. तो एक वो रूटीन बनती है, एक स्ट्रक्चर होता है जो उसे पता है कि उसे फॉलो करना है. सी, वी आर टॉकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर mentally subnormal for whatever reason it might be. Either they have a disease process or they have a developmental disability, जिसकी वजह से वो अपने डेली टास्क या कुछ वोकेशंस नहीं कर पा रहे हैं. तो occupational therapists are helping them in betterment of their daily routine as well as to be able to work in some vocation, right? So एक तो ये हेल्प करता है एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाने में. फिर ये ब्रेक डाउन करता है टास्क को. इट डिवाइड्स द ओवरवेलमिंग टास्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स टू प्रिवेंट सेंस ऑफ बीइंग ओवरवेल्म. देखो, अब बोलोगे कि कोई एंग्जाइटी वाला पेशेंट है, उसको आप बोल दो कि भाई तुमने ना ये इतना बड़ा टास्क करना है, तो वो देख के ही डर जाएगा, वो बोलेगा मुझसे होएगा ही नहीं, राइट? बट इन केस अगर आप उसको डिवाइड करके तीन चार स्टेप्स के एक प्रोसेस में एक टास्क बताते हैं, वो करता है, फिर तीन चार स्टेप्स का एक टास्क बताते हैं, वो करता है, तो वो टास्क कर पाता है. इट इज दैट वे, राइट? देन टू डेवलप कोपिंग स्किल्स. कोपिंग स्किल्स मतलब कि कोई प्रॉब्लम है, अब उसको हमें मैनेज कैसे करना है या उसको कोप कैसे करना है. इसमें टेक्निक्स आती हैं अलग अलग टाइप की, जैसे हम आम सुनते भी हैं कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स हो गई, डीप ब्रीदिंग होगी, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस होती हैं. फिर माइंडफुलनेस होता है ना. व्हाट इज माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस बेसिकली होता है, यू कैन से, कि एक अवेयरनेस लाना आपके आसपास की चीजों के लिए, है ना. अवेयरनेस इन व्हाट सेंस? यू कैन हैव माइंडफुल वॉकिंग, फॉर एग्जांपल, कि आप चल रहे हैं पर आप पूरा ध्यान इस चीज पे रख रहे हैं कि आपके पैर जो जमीन पे लग रहे हैं वो किस चीज पे लग रहे हैं, कहाँ पे आपको ठंडा लग रहा है, कहाँ पे आपको गर्म लग रहा है, कौन सी चीज नीचे आपको चुभ रही है कि नहीं चुभ रही, जो आपकी फीलिंग है उस तली की, है ना, उस चीज को फील करना, दैट इज माइंडफुल वॉकिंग. यू कैन हैव माइंडफुल बॉडी स्कैन्स नाउडेज, जो आजकल बहुत चलता है ना, माइंडफुल बॉडी स्कैन्स आप देखोगे योगा वगैरह में भी कराते हैं आपसे. तो व्हाट इज दैट? दैट इज बेसिकली यू आर फोकसिंग योर माइंड ऑन दोज parts of your body. So it helps in healing. ठीक है? It helps in relaxation. Then you could have mindful breathing, जहां हम बस आंख बंद करके बस हम हमारे ब्रेथ पे ध्यान दे रहे हैं कि कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है, राइट? सो दैट इज माइंडफुल ब्रीदिंग. सो दीज आर डिफरेंट टेक्निक्स विच विल रिलैक्स द इंडिविजुअल एंड हेल्प द पेशेंट टू calm down mentally, right? देन देन इट प्रमोट्स मीनिंगफुल एक्टिविटीज. तो आप एंगेज करते हो पेशेंट को इनटू हॉबीज, इनटू एक्सरसाइज या कोई भी क्रिएटिव परस्यूट्स. तो ये बेसिकली जॉय लाता है और सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट लाता है. तो खुशी भी देता है और अकम्पलिशमेंट की फीलिंग भी देता है. फिर इन सब के अलावा इट एनहांसेस सोशल स्किल्स, क्योंकि ये आप सिखाते हैं कि कैसे कम्युनिकेशन के साथ काम करना है, कैसे असर्टिवनेस के साथ काम करना है, मतलब आपको पॉजिटिवली अपना व्यू बताना है कैसे. देन आपको कैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करनी है इन अ सेफ एनवायरनमेंट. ऐसे नहीं कि भाई झगड़ा करने बैठ जाना है ना, या वायलेंट हो जाना है, वो चीज नहीं करनी है. उस चीज को कामली एंड कंपोज रह के उस चीज को रिजॉल्व करना है. और ये कैसे करते हैं? ये करते हैं बाय द रोल प्लेइंग, कि आपको एक सिचुएशन दी गई है, आप पेशेंट्स को सिचुएशन दे देते हो कि ये सिचुएशन है भाई, आप इसमें कैसे रिएक्ट करोगे, क्या करोगे आप. तो आइदर यू कुड हैव दैट वे और कुड हैव अ स्ट्रक्चर्ड ग्रुप एक्टिविटी, जिसमें हर बंदे को बताया कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, दैट वे. Then we have other, it integrates other therapies. So obviously occupational therapy strategies जो होते हैं वो बाकी सारे थेरेपीज को या ट्रीटमेंट्स को भी इनकॉपरेट करते हैं, अपार्ट फ्रॉम फिजियोथेरेपी इटसेल्फ. और भी थेरेपीज होती है, जैसे एक्सपोजर थेरेपी है, इज वन टाइप ऑफ थेरेपी. जैसे आपको किसी चीज का डर है, तो उस डर का सामना करना इन अ रियल लाइफ काइंड ऑफ अ सिचुएशन, एंड टू बी एबल टू डू दैट टास्क.
ठीक है, टू ट्राई एंड ओवरकम दैट फियर. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ that is how occupational therapy will also incorporate those other therapies into its own therapy. Then आ गया प्रोवाइडिंग कॉग्निटिव सपोर्ट. कॉग्निटिव सपोर्ट मतलब ये हम देते हैं वैसे जनरली सीबीटी से दिया जाता है टू हेल्प इंडिविजुअल्स रिकॉग्नाइज एंड कोप विद सिम्टम्स, मॉनिटर देयर थॉट्स एंड डेवलप अ मोर फंक्शनल थिंकिंग पैटर्न. अभी एग्जैक्टली व्हाट इज सीबीटी? सीबीटी इज बेसिकली फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, है ना. कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या होती है? बेसिकली इट्स अ थेरेपी जिसमें इट्स मोर लाइक अ टॉक थेरेपी, है ना. इट्स मोर लाइक जैसे आपसी जो थेरेपिस्ट होता है और पेशेंट होता है वो आपसी बात करते हैं. कोई भी पॉइंट है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी इशू है, उस पर वो बात करेंगे, उसमें वो आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है. फिर वो अवेयर होंगे कि भाई इसमें आपको क्या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इससे रिलेटेड. तो आप you first become aware of your negative thoughts, then you try to change those negative thoughts into positive thoughts. फिर आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? माइंडफुली उस चीज को इंप्लीमेंट करिए. कोई पॉजिटिव बिहेवियर को आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे एंड फिर उसको कैसे मेंटेन रखेंगे, कैसे उसमें प्रोग्रेस करेंगे, आप नए गोल्स बनाएंगे, नए स्किल्स लेंगे ताकि आप उस बिहेवियर को मेंटेन कर पाए. दैट इज a very brief, you can say, way overview of CBT. CBT बहुत बड़ा टॉपिक होता है itself, but in short अगर मैं बोलूँ तो this is basically CBT, right? So it provides cognitive support. Occupational therapy will always provide cognitive support. Then you will support returning to work kind of an situation. जैसे समझो भी कोई पेशेंट है, सब्सटेंस अब्यूज का पेशेंट है, कोई एंटी सोशल बिहेवियर का पेशेंट है, तो इसमें आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हो, उनको ऑब्स्टिकल्स क्या आ रहे हैं. कोई डिप्रेशन का पेशेंट हो सकता है, उसे क्या डर है, वो क्यों नहीं वापस काम पे जा पा रहा है, तो उसको हो सकता है उसको एक फियर है रिलैप्स का, या उसको शायद कोई रिलेशनशिप इश्यूज हैं, उसको शायद किसी और चीज का डर है. तो उस चीज को कैसे आप एक रोल प्लेइंग से, सिमुलेशन से उसे समझा के, उसे प्लान करके, उसे उस चीज को फेस करने का हिम्मत दे सकते हैं एंड तरीका बता सकते हैं, राइट? सो दैट विल हेल्प द पेशेंट गो बैक टू हिट्स ओन रूटीन. देन इट यूजेस सेंसरी इंटीग्रेशन. जैसे कि आप बेसिकली जो भी एक्टिविटीज ऑक्यूपेशनल थेरेपी में होती है ज्यादातर सारी सेंसेशंस को यूज करके होती हैं. तो ये जब आप सेंसेशंस को यूज करके कोई थेरेपी कर रहे हैं तो उससे आपका माइंड काम होता है, ठीक है. तो इट कुड बी समथिंग लाइक यूजिंग बेक्ड ब्लैंकेट्स और एंगेजिंग इन डिफरेंट टेक्सचर्स. अलग अलग तरह के टेक्सचर्स होंगे. आपने एक देखा होगा वन एक्टिविटी जो बहुत लोगों को दी जाती है, इवन बच्चों को कई बार दी जाती है फॉर दैट मैटर. एमआर के बच्चों को दी जाती है, इन जनरल बच्चों को दी जाती है, सीपी के बच्चों को दी जाती है, इवन जो विजुअली डिसेबल्ड होते हैं कई, उनको दी जाती है. इज वन वेरी सिंपल थिंग व्हाट दे डू इज कि जैसे दो तीन अलग तरह की दालें वो डाल देते हैं एक प्लेट में जैसे या किसी भी कंटेनर में, एंड दे आस्क देम टू सेपरेट दोज बाय फीलिंग इट, कि भाई वो किस तरह से फील हो रहा है उनको. तो उस टेक्सचर से, उसके साइज से फील करते हुए उसको सेपरेट करना. सो दैट brings about a different level of calmness in the mind and also enhances the concentration and focus of the individual, right? फिर इट विल एड्रेस फटीग, कि कैसे आप स्ट्रेटजीज बता सकते हैं टू मैनेज फटीग. जैसे कि आपको पेसिंग में करना है, आपको प्रायोरिटाइज करके काम करना है, सारे काम एक साथ नहीं करने हैं, आपको बीच में छोटे छोटे पॉकेट्स में काम करिए, या आई शुड से डिवाइड द टास्क इनटू स्मॉल स्मॉल टास्क एंड देन डू इट. हैव ए रिलैक्सेशन टेक्निक्स इन बिटवीन, तो उससे आप फटीग नहीं होंगे, उससे आप स्ट्रेस नहीं होंगे. देन इट विल एनहांस मोटिवेशन एंड सेल्फ एस्टीम. ऐसे हमने कहा कि स्मॉल अचीवेबल गोल्स होंगे तो वो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे, एक अकम्पलिशमेंट की सेंस देंगे और एक मोटिवेशन देंगे कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस इट विल इन्वॉल्व फैमिली एंड सपोर्ट सिस्टम्स. वेरी इंपॉर्टेंट. अल्टीमेटली ये सब इंडिविजुअल्स जो हैं इनकी फैमिलीज को बीच में इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज देयर एनवायरमेंट. सो व्हेन द फैमिली और द सपोर्ट सिस्टम गेट्स इन्वॉल्व इन इट, तो वो रियल लाइफ एनवायरमेंट में उस चीज को अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है. Then promoting healthy habits, very important, is like those habits will be related to sleep, diet, exercise. तो वो healthy habits को inculcate कराना. Improving sleep hygiene, sleep itself. देखो हम बड़े बुजुर्गों से सुनते होंगे जिसकी नींद सही है उसका सब कुछ सही है ना. That is why, because if you have a proper sleep pattern, तो lot of your mental health issues can get resolved with that itself. So having a consistent bedtime routine, as simple as that, है ना, उतना भी करने से भी उनको फायदा होता है उससे. और ये सब में अल्टीमेटली ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपको हेल्प करेगा बाय रिड्यूसिंग द हॉस्पिटल रीएडमिशन. ये हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि कैसे, बिकॉज बीइंग एबल टू टाइड ऑफ द
मल्टीपल एपिसोड्स जो अदरवाइज होते वो नहीं हुए, इस वजह से आपकी हॉस्पिटल रीएडमिशन कम हो जाती है। तो पेशेंट्स डेवलप एंड मेंटेन स्किल्स फॉर डेली लिविंग एंड सोशल इंटरेक्शन, एंड अल्टीमेटली हॉस्पिटलाइजेशन की रेट जो है रिड्यूस हो जाती है। अब हम बात करेंगे अबाउट स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स के, स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स में क्या क्या कर सकते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट हम बात करें अबाउट एंजाइटी डिसऑर्डर, है ना। एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है कि बेसिकली पेशेंट बहुत एंक्शियस होता है, हर चीज के लिए बहुत एंक्शियस है, हर चीज में उसको एंजाइटी होती रहती है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। कई आप देखोगे ना कि एक लेवल से बहुत बियॉन्ड एंक्शियस होते हैं, राइट। सो दिस कैन बी अ साइन ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। सम पीपल, अगर आप बोलें कि किसी को डायग्नोज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है ना, वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिजीजेस पर से, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो इन शॉर्ट, है ना। तो इसमें हमारा मेन गोल एक ये है कि हमें यू हैव टू इंक्रीज द पर्सन्स इंडिपेंडेंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ओवरऑल सेंस ऑफ बैलेंस। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप उनको सिंपल कॉन्क्रीट टास्क देते हैं, जिसमें जैसे 3 से 4 स्टेप्स के टास्क हो, बहुत बड़े नहीं होते हैं। इट कुड बी एनीथिंग लाइक स्वीपिंग, वॉशिंग, या गार्डन में से वीड्स निकालना, है ना। तो छोटे छोटे टास्क आप उनको दे रहे हैं करने को, ताकि वो छोटे टास्क वो इजिली कर पाए। सो इससे क्या होता है, उनकी डेली फंक्शनिंग इंप्रूव होती है। तो इट हेल्प्स विद टास्क दैट मे सीम ओवरवेलमिंग, जैसे उनको, उनके लिए एंग्जाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स के लिए इवन एक नहाना या एक खाना बनाना या मनी को मैनेज करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है। तो उसको आप कैसे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके उनसे वो काम करा सकते हैं। देन इट रिड्यूसेस सिम्टम्स, सो इट प्रोवाइड्स अ नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच। सिंपल सी बात है कि दवाई देकर नहीं हो रहा है, ये आपकी थेरेपी से हो रहा है कि उसका इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो स्टेबल हो पा रहा है, एंड पेशेंट अपने खुद के सिम्टम्स को मॉनिटर कर पा रहा है। It increases the independence, that is, empowers individuals with skills to independently manage anxiety in real life situations, है ना। तो आप उनको रियल लाइफ रोल प्लेइंग करा सकते हैं, जिससे कि उनको समझ में आए कि उनको कैसे मैनेज करना है ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशंस को। फिर आ गया डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में जनरली आप सिंपल कॉन्क्रीट टास्क देते हैं, जैसे क्राफ्ट वर्क दे दिया या कुछ इस टाइप का दे दिया, जिसमें अगेन पेशेंट थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन, बहुत दिमाग नहीं लगा रहा है, पर थोड़े कॉन्सेंट्रेशन से कर रहा है। तो क्या है, उतने टाइम के लिए वो बाकी चीजों के बारे में नहीं सोच रहा है, बट सिर्फ उस चीज के लिए सोच रहा है, क्राफ्ट के लिए सोच रहा है। जब आप क्राफ्ट कुछ करते हो तो आपको एक अंदर से खुशी मिलती है। तो वो खुशी जो है एक अकम्पलिशमेंट की भी होती है, एक आर्ट की वजह से इटसेल्फ इट ब्रिंग्स अबाउट हैप्पीनेस, राइट। सो दैट can help a lot in depressive disorders. So one definitely इसके personalized approach होनी चाहिए, जो हम हमेशा ही बात करते हैं कि specific needs, specific goals को focus करें। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि physical activities कराई जाती है डिप्रेसिव पेशेंट्स को, एक्सरसाइज के लिए प्रमोट किया जाता है, उनको कहा जाता है कि अभी जिम जाइए, वॉक के लिए जाइए, क्या है, आप बाहर लोगों को देखेंगे, चीजों को देखेंगे, उससे आपको खुशी मिलेगी। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके पॉजिटिव हॉर्मोन्स रिलीज होंगे बॉडी में, हैप्पी हॉर्मोन्स जिनको हम कहते हैं ना। तो दोज हैप्पी हॉर्मोन्स विल हेल्प यू इंक्रीज डोपामाइन, एंड देन अल्टीमेटली आपका डिप्रेसिव स्टेट रिड्यूस करेंगे, राइट। Then you have focus on real life goals that is often takes place in a person's environment to achieve real life goals. ये सिर्फ क्लिनिक बेस्ड नहीं होता है, ये आपको एक्चुअल रियल लाइफ सिनेरियो देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ, जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है, तो एक्सरसाइज से आप फिजिकली फिट भी हो रहे हैं, प्लस एक्सरसाइज से आपके हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, उससे आपका मेंटल बैलेंस भी बेटर हो रहा है। फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट होता है अलॉन्ग विद अदर साइकोथेरेपी, या जो टॉक थेरेपी करेंगे, सीबीटी करेंगे, या फिर मेडिकेशन देंगे, उसके साथ साथ आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऐड करते हैं। फिर आ गया मैनिक डिसऑर्डर्स। मैनिक डिसऑर्डर्स जो आम भाषा में हम बोलते हैं कि एकदम ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं चीजों के लिए, है ना। तो इट कुड बी, दैट्स व्हाट वी कॉल एज मेनिया। सो यहाँ पे आप बेसिकली टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, आप एक स्लीप की रूटीन बनाते हैं, आप उन्हें विजुअल स्केड्यूल्स देते हैं कि आप वो देख के ये चीज करेंगे, है ना, कि इसको ऐसे फिर ऐसे ऐसे करेगा, एंड दिस विल बेसिकली हेल्प इन प्रिवेंटिंग मूड फ्लक्चुएशंस। तो यू कैन ऑल्सो गिव देम एक्टिविटीज जहां पे वो अपना फिजिकल स्ट्रेंथ यूज करें, ठीक है, क्योंकि वो उसमें, उनमें कहते हैं अंदर बहुत वो एक जोश घुसा पड़ा है, बस उस जोश को कहीं आप स्ट्रीमलाइन कर रहे हो, कहीं पे आप भेज रहे हो उसको कि आप ये एनर्जी को यूटिलाइज करो। तो दैट कुड बी एनीथिंग लाइक मे बी रेकिंग ग्रास, घास को सही करना, काटना, या समथिंग लाइक दैट, राइट। सो यहाँ पे इफेक्टिव थेरेपी विल रिक्वायर कोलैबोरेशन ऑफ टीम ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, तो सबके साथ, फिजिशियंस, साइकोलॉजिस्ट के साथ, साइकेट्रिस्ट के साथ मिलके आपको उन्हें उनके साथ साथ आप उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं, सो दैट इट गिव्स अ होलसम रिजल्ट, राइट।
फिर आ गया स्किजोफ्रेनिया। स्किजोफ्रेनिया बहुत अलग अलग टाइप्स का हो सकता है, तो यहाँ पे हम जनरली पैरानॉइड और कैटाटोनिक की बात करेंगे। तो पैरानॉइड स्किजोफ्रेनिया में जनरली पैरानॉइड इज समथिंग कि उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि मेरे साथ कोई कुछ बुरा करने वाला है, उसने मेरे साथ कोई साजिश की है, जैसे एक आम भाषा में हम कहते हैं ना, उस टाइप का स्किजोफ्रेनिया होता है। तो यहाँ पे आपको उनको थोड़े कॉन्सेंट्रेशन वाले कुछ लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव टास्क देने होते हैं, जैसे समझो पजल सॉल्विंग होती है। दैट काइंड ऑफ टास्क इज व्हाट यू विल गिव फॉर स्किजोफ्रेनिया पेशेंट्स। ये एनहांस करेगा कॉग्निटिव एबिलिटी को, अटेंशन को, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को। प्लस इसके साथ सोशल इंटरेक्शन स्किल्स आप एनहांस करते हैं पेशेंट के। आप सपोर्ट करते हैं पार्टिसिपेशन इन वोकेशनल एंड लेजर एक्टिविटीज, एंड सेल्फ केयर रूटीन्स बनाते हैं उनकी, ठीक है, ताकि वो घर में और काम पे अपना एनवायरनमेंट मैनेज कर पाए। उनके एक फिक्स स्ट्रक्चर रूटीन बनाते हैं, क्योंकि वो फिक्स स्ट्रक्चर रूटीन में फिर वो अपना टास्क इजीली कर पाते हैं। ठीक है, तो जो हमने इनिशियली बात की अबाउट व्हाट हाउ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्प्स, ऑल दोज पॉइंट्स एक्चुअली प्ले अ रोल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इन ऑल डिजीजेस। इसमें मैं आपको सिर्फ कुछ कुछ डिजीजेस के साथ साथ कुछ कुछ उनके क्या आप थेरेपी दे सकते हैं वो बता रही हूँ, बट इन जनरल जो स्टार्टिंग का हमने बात करी, दैट इज बेसिकली फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेस। उन सब में आपको यही आप फॉलो करते हैं, राइट। अब जो स्किज़ोफ्रेनिया में जनरली हम देते हैं सीआरटीज दी जाती हैं, दैट इज कॉग्निटिव रेमेडिएशन थेरेपीज। ये इंप्रूव करती है कॉग्निटिव स्किल्स को, विच में इम्पैक्ट बी इम्पैक्टेड बाय द डिसऑर्डर, जैसे अटेंशन स्किल हो गया, मेमोरी स्किल होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। तो आप उनको कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग दे सकते हैं, मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को is better at managing that task. Then social skills training देते हैं, जो मैंने आपको बताया कि इंटरपर्सनल स्किल्स एनहांस करते हैं। आप उनको सिखाते हैं कि कैसे उनको, और प्रैक्टिस कराते हैं कि कैसे उनको लोगों से मिलना है, कैसे बात करनी है, कैसे सोशल सिचुएशंस में रहना है। तो दैट कुड बी आइदर बाय रोल प्लेइंग, बाय गेटिंग फीडबैक्स, or by participating in group activities. I'm sorry. Then you have engagement in purposeful activities, that therapists will work with individuals to find and participate in activities which are meaningful to them. वो कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग हो सकती है, कोई हॉबी हो सकती है, कोई बुक रीडिंग हो सकती है, कोई वॉक हो सकता है, कोई क्राफ्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। सो एनी काइंड ऑफ हॉबीज और लेजर परस्यूट्स, तो उसमें आप उनको, बिकॉज दैट विल गिव देम अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड अ सेंस ऑफ जॉय एंड अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑल्सो, कि वो कोई चीज है जो खुद से बिना किसी की रोक टोक के खुद से कर सकते हैं। Then you have environmental modifications that you do. They will assess the individual's environment and make changes to reduce the barriers and support their participation in daily life. Apart from this, psychoeducation दी जाती है to maintain a supportive network for therapy. तो आप पेशेंट को और उसकी फैमिली को भी एडुकेट करते हैं कि उससे क्या प्रॉब्लम है, उससे कैसे उससे मैनेज करना है, लोगों को कैसे रिएक्ट करना है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। And then daily living skills. This obviously is the instrumental activities of daily living, जैसे मनी मैनेजिंग होता है, मेडिकेशन लेना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है, तो ये सब आपको उनको सिखाना होता है साथ साथ में। फिर आ गया कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया इज वन जिसमें हम कहते हैं, जैसे कैटाटोनिक स्टेट होती है, कैटाटोनिक स्टेट इज लाइक जैसे कि जो मसल्स है वो बहुत स्टिफ हो जाते हैं, उस टाइप के, है ना। तो इसमें जनरली हम देते हैं जहाँ पे पेशेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व हुए, जैसे मेटल वर्क हो गया, मोल्डिंग क्ले हो गया, समथिंग लाइक दैट, है ना। सो यहाँ पे एक तो ऑब्वियसली इनिशियल इवैल्यूएशन होनी चाहिए पेशेंट के डेली फंक्शनिंग की, एंड दस थेरेपी हैज टू बी परफॉर्म टेलर मेड, है ना। Then you have that the therapy will prioritize helping the individuals function in their daily life rather than the solely focusing on reducing symptoms like motor abnormalities. आपको सिर्फ मोटर फंक्शन इंप्रूव करना है ये नहीं सोचना है, आपको उसकी फंक्शनिंग इंप्रूव करनी है। सिर्फ मसल काम करे, वो स्टिफ ना रह जाए, सिर्फ ये चीज नहीं देखनी है ना, आपको ये भी देखना है कि वो फंक्शनली काम कर पाए, ये फोकस होना चाहिए। सो मैनेजिंग थ्रू एक्टिविटी इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल्स इन पर्पसफुल एक्टिविटीज, एंड अगर सिम्टम्स हैं तब भी वो कैसे अपनी डेली एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। एड्रेसिंग चैलेंजेस, दैट स्ट्रेटजीज आर डिजाइन टू ओवरकम चैलेंजेस लाइक लैक ऑफ मोटिवेशन, डिफिकल्टी इनिशिएटिंग टास्क, विच आर अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम विद कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें अगेन डिप्रेशन इज अ पार्ट ऑफ कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। सो उस चीज को, इट बिकम्स अ कंबाइंड मॉडलिटी, तो उसका दोनों चीजों को आपको एड्रेस करके ट्रीट करना होता है। फिर ये अब एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। अब ये क्या है, ये पेशेंट्स बेसिकली एंटी सोशल होते हैं ना, ये सोशल सोसाइटी के नॉर्म्स को नहीं फॉलो करना चाहते हैं, ये अलग तरह से रहते हैं, ये दे कुड गेट, इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ मतलब थेफ्ट वगैरह की बात नहीं हम कर रहे हैं, चोरी वगैरह के हिसाब से नहीं आ रहे, इट्स एवरीथिंग ऑल टुगेदर। एंटी सोशल बिहेवियर हैज अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम जस्ट द थेफ्ट पार्ट ऑफ इट। तो बहुत सारे और एस्पेक्ट्स होते हैं उसके एंटी सोशल।
तो वायलेंस ही सिर्फ एक पार्ट नहीं है ना. सो दीज यू हैव टू फर्स्ट हेल्प विद दीज इंडिविजुअल्स टू मैनेज एंगर एंड इमोशंस, बिकॉज ये हम बात करें ऑब्वियसली वायलेंस इज वन वेरी मेजर एस्पेक्ट ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर. तो एंगर को या इमोशनल आउटबर्स्ट को उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे उनको बिल्ड करनी है हेल्थियर रिलेशनशिप, कैसे उनको एड्रेस एड्रेस करना है ट्रस्ट इश्यूज को. उनको बहुत ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, तो वो ट्रस्ट इश्यूज को कैसे एडजस्ट करेंगे, सोशल क्यूज को कैसे एडजस्ट करेंगे कि जब कोई कुछ कह रहा है तो उससे वो क्या इम्प्लाई करना चाहता है, क्या क्यू दे रहा है, वो उसको समझना. एंड वोकेशनल स्किल्स देना ताकि वो सिक्योर कर सकें और मेंटेन कर सके कोई एम्प्लॉयमेंट. ऐसे पेशेंट में आप बहुत कॉमनली देखो कि अनएम्प्लॉयड होंगे क्योंकि इनको ये कहीं पे भी टिक नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन बिहेवियर, राइट. सो इनको आपको उस हिसाब से टास्क देने होंगे. तो एक्टिविटीज आप दे सकते हैं जहाँ पे सेल्फ एस्टीम एनहांस हो, एक्सप्रेसिव हो सके, क्रिएटिव हो सके. तो आप उनको लेदर वर्क दे सकते हो, पेंटिंग का काम दे सकते हो, समथिंग लाइक दैट. अब जो एंटी सोशल बिहेवियर पर्सनैलिटीज होते हैं इनका प्रोग्रेस जनरली कंपैरेटिवली स्लो होता है एज कम्पेयर टू अदर्स. बट अगर आप लॉन्ग टर्म तक ट्रीटमेंट इनकी चलती रहे तो ये अपने सिम्टम्स मैनेज कर पाते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर पाते हैं. फिर आगे डिमेंशिया. डिमेंशिया समथिंग इन सिंपल भाषा में भूलने की बीमारी है ना, कि जैसे विद एज और अदरवाइज लोगों में डिमेंशिया हो सकता है. तो इसमें आपको पर्सन सेंट्रिक अप्रोच करनी पड़ती है विच इन्वॉल्व्स एनवायरमेंटल एडेप्टेशंस टू इम्प्रूव सेफ्टी, simplifying the daily task, using memory aids, providing support and training for caregivers to manage the challenges of dementia. So it can be done at any stage of dementia and helps in activities like daily living, dressing, hygiene, social participation, हर चीज में. ग्रुप एक्टिविटीज दे सकते हो टू इंक्रीज फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड सेल्फ वर्थ. नॉर्मली क्या होता है क्योंकि उनको याद नहीं होता है तो उनको सोसाइटी में घुलना मिलना मुश्किल लगता है कि उनको ध्यान ही नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है ना, बिकॉज दे डोंट रिमेंबर दोस थिंग्स. देन इसलिए इनको आप एक ग्रुप एक्टिविटी दे तो वो और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं उसमें, लाइक कवर मेकिंग हो गया, पैकिंग गुड्स हो गया, समथिंग लाइक दैट, एज सिंपल एज दैट. तो ऑब्वियसली आप असेस करते हो डिपेंडिंग ऑन द करंट एबिलिटीज, लिमिटेशंस, मेडिकल हिस्ट्री, पर्सनल गोल्स एंड इंटरवेंशंस देते हो. अकॉर्डिंग टू असेसमेंट आप एक पर्सनलाइज प्लान बनाते हो और आप इंक्लूड करते हो एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस को, अडेप्टिव इक्विपमेंट रिकमेंडेशंस को एंड स्पेसिफिक टेक्निक्स फॉर डेली रूटीन्स. Then the environmental modification can include adjusting physical layout at home, ठीक है, सच एज रिमूविंग ट्रिपिंग हैजार्ड्स. कहाँ से बंदा गिर सकता है उसको याद नहीं रहेगा कि यहाँ पे ये स्टेप्स हैं, या आप कैसे विजुअल क्लूज लगा सकते हो, कोई आप मे बी लेबल्स लगा सकते हो चीजों के ऊपर, है ना, कैबिनेट्स के ऊपर. तो उससे उनको बेटर समझ में आएगा कि हाँ भाई इस कैबिनेट में ये चीज रखी हुई है. तो दे डोंट हैव टू रियली फाइंड गो अहेड एंड सर्च फॉर दोस थिंग्स. इट्स रिटन सो दे नो हाउ टू यूज इट. फिर इसके अलावा केयर गिवर ट्रेनिंग है ना, दे यू हैव टू टीच केयर गिवर्स हाउ टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज एट होम, क्योंकि विच कैन इम्प्रूव द ओवरऑल होम एनवायरनमेंट. तो स्ट्रेस रिड्यूस कर सकता है केयर गिवर पर भी और पेशेंट पर भी, दोनों पे ही. फिर आ गया सब्सटेंस अब्यूज. नाउ दिस इज आल्सो वन वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज आजकल बहुत ज्यादा सब्सटेंस अब्यूज है. तो इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बहुत मेजर रोल प्ले होता है. तो यहाँ पे आप पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल एक्टिविटीज निकालते हैं फॉर पीपल विद सब्सटेंस अब्यूज सो दैट दे कैन रीगेन देयर प्रीवियसली मीनिंगफुल लाइफ, है ना. ग्रुप एक्टिविटीज दे सकते हो तो उनको सोशल एक्टिविटीज में प्लानिंग करा सकते हैं. तो इसमें आपका मेन एम्स क्या हो जाते हैं, इसमें एक होता है कि सबसे पहले कि पेन मैनेजमेंट करना बिना सब्सटेंस के. वन ऑफ द वेरी कॉमनेस्ट वेज ऑफ सब्सटेंस अब्यूज इज बिकॉज ऑफ पेन. क्योंकि पेन में होता है पेशेंट तो उसको वो ड्रग्स लेने की आदत पड़ जाती है, वो जैसे आदत पड़ जाती है वो धीरे धीरे वो उसको छोड़ नहीं पाता है. तो क्रॉनिक पेन एक बहुत रिकरिंग फैक्टर है फॉर opioid addiction and alcohol addiction. तो यू हैव टू टीच देम ऑल्टरनेटिव पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स, जैसे कोई जेंटल मूवमेंट करो, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स यूज करो, फिजिकल एक्टिविटी, पेसिंग करो. तो ये डिस्कम्फर्ट को मैनेज कर पाए विदाउट ड्रग्स, ये आपको उनको टीच करना होता है पहली चीज. देन नेक्स्ट होता है स्ट्रेस रिडक्शन एंड कोपिंग स्किल्स, ऑब्वियसली क्योंकि स्ट्रेस एडिक्टिव बिहेवियर्स को ड्राइव करेगा. तो आपको हेल्प करना है कि उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बेटर हो. कैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन से, जैसे हमने बोला है कि प्रेजेंट में रहो, है ना, क्या हो रहा है आपके आसपास उसको ध्यान दो. गाइडेड इमेजरी पे तो आप उनको इमेजिन करने को बोलो कि ये चीज इमेजिन करो, ऐसा है, फिर ऐसा है, आप पहाड़ों में हो, आप पानी में हो, आप नदी के किनारे हो. दिस इज गाइडेड इमेजरी, राइट. देन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, तो आप रिलैक्स कर रहे हैं अपने बॉडी के मसल्स को, तो आपका फिजिकल टेंशन जो है वो रिलीज होता है. तो आपके फिजिकल सिम्टम्स रिड्यूस हो जाते हैं ऑफ सब्सटेंस विड्रॉल के. फिर आ जाता है डेवलपिंग हेल्दी रूटीन. तो ऑब्वियसली एडिक्शन कैन डिसरप्ट स्लीप, ईटिंग हैबिट्स, डेली सेल्फ केयर. तो आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा एक कंसिस्टेंट हैबिट, प्रॉपर स्लीप हाइजीन होए, मील प्लानिंग होए, बिकॉज ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए, ठीक है.
फिर social and interpersonal skill building. So rebuilding relationships is again a very critical step in patient's recovery. तो आपको आसपास के environment को भी manage करना पड़ता है, उनके जो social connections हैं उनके साथ भी उनको मैनेज करना पड़ता है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ स्टिग्मा ऑल्सो. सो उनका कम्युनिकेशन इंप्रूव करना पड़ेगा, हेल्दी बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी, रीबिल्ड करना पड़ेगा ट्रस्ट विद द लव्ड वंस. Then we come to childhood and adolescent disorders. तो ये क्या है? ये it helps children and teens improve their ability to perform daily occupations such as playing, learning and self care. तो इसमें एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेज और थेरेपीज होती हैं टू एड्रेस द फिजिकल, सेंसरी एंड कॉग्निटिव चैलेंजेस दैट आर प्रेजेंट. तो ये बेसिकली ज्यादातर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं. इसमें फिजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, सेंसरी हो सकता है, कॉग्निटिव डिसऑर्डर हो सकता है. तो उसके लिए आप स्पेसिफिक टास्क देते हैं, जैसे फाइन मोटर स्किल होती है, कोई हैंड राइटिंग की टास्क देते हो, सेंसरी प्रोसेसिंग की या सोशल स्किल्स की, डेली लिविंग टास्क हो सकती है, ड्रेसिंग की, ईटिंग की, ये आपको साथ में सिखाना. तो ये गोल हमारा है बेसिकली इंडिपेंडेंट बनाना, सेल्फ एस्टीम लाना एंड एबिलिटी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन लाइफ. तो जो बच्चों में जनरली प्लेइंग हो गया, स्टोरी टेलिंग, पेंटिंग, पोइट्री, म्यूजिक, दीज आर जनरली एक्टिविटीज विच आर यूज्ड. एडोलेसेंस में जनरली लेदर वर्क हो गया, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब यूज किया जाता है. मेंटल रिटार्डेशन वाले पेशेंट्स को बहुत कॉमनली कवर मेकिंग, कैंडल मेकिंग, पैकिंग गुड्स, ऐसे टास्क दिए जाते हैं. अब हमारा क्या रोल है इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, है ना? तो वन इज दैट यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद थेरेपेटिक टीम members in diagnosing the abilities, strength, and talents, interest, IQ levels of patient, and selecting the activity for specific patient. Provide a series of graded experiences to the patient, like observing the demonstration of any activity to a more direct and active experience. Educate the patient to develop specific new skills. Encourage socialization and exhibit positive interest to the patient. Guide the patient in formulation of new hobbies by strengthening the abilities of the patient. Appreciate if the patient performs any approved behavior. Offer tokens for each accomplishment of the work based on the principle of positive reinforcement. Help patient to develop independent living skills. Approaches community agencies for job placements of patients in approved social activities. Assist in developing good social interaction and relationship, and never criticize the patient when he's performing any activity. See, आप देखोगे तो ये सारे जो हमने पहले ही बात करी है, it's like you can say a summary of that कि what is your role in the whole scenario, है ना? तो आप कहाँ पे कैसे आप कोलैबोरेट करते हो फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. तो एक तो ऑब्वियसली हम जैसे बोल रहे हैं कि जॉइंट असेसमेंट्स हम करते हैं, है ना? तो दे हैव टू वर्क टुगेदर टू असेस द फंक्शनल लिमिटेशन एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंटरवेंशन. फिर आपको एक ट्रीटमेंट प्लान बनाना मिलके कि हाँ भाई ये ट्रीटमेंट प्लान हम पेशेंट के लिए एडवाइस कर रहे हैं. फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरवेंशंस, सो यू कैन गाइड टेक्नीशियंस इन इम्प्लीमेंटिंग इंटरवेंशंस टू सपोर्ट पेशेंट एंगेजमेंट पर्पसफुल एक्टिविटीज. पेशेंट एजुकेशन करना, तो उनकी कंडीशन के बारे में, उनके ट्रीटमेंट गोल के बारे में, उनकी एक्टिविटीज क्या है जो सेल्फ मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं. फिर असिस्टेड डिवाइसेस एंड मॉडिफिकेशंस करना. सो वी रेकमेंड एंड ट्रेन पेशेंट्स and their caregivers to use assistive devices and environmental modifications to facilitate independence. So in general, this is basically how occupational therapy is going to help the individual in various disorders. क्या क्या वो help करता है और वो अलग अलग scenarios में आप कैसे क्या दे सकते हो, right? और कैसे आप आपसी collaborate करके along with the occupational therapist, physiotherapist and occupational therapist together can do betterment for the patient, right? So ये बड़ा simple सा topic है, but बड़ा essential topic है. And a very practical one also, because that's something which ultimately you require in your practical setup, right? So I hope you've understood the topic. If you have any doubts, any queries, please mention in the comment box below. Don't forget to like the video and the channel, and subscribe to the channel. Till we meet again, bye bye, have a nice day.